जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री को बहुत ही दमदार तरीके से लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। बस यही जान लीजिए केमिस्ट्री का असल मतलब समझ में आ रही है कि आखिर केमिस्ट्री होती ये है। अब समझ में आया केमिस्ट्री का मतलब। केमिस्ट्री का मतलब है कि हमारे जितने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य हैं, ये सब करने में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, शारीरिक गतिविधियां और कुछ क्रियात्मक गतिविधियां जो हमारे आसपास के होते हैं, इन सब को देखने के लिए हम केमिस्ट्री में ही सीखते हैं। तो एक एक करके सिखाते चल रहा हूं कि अभी तक बिलियन को खूब अच्छी तरीके से समझाया और बिलियंस में होने वाले परिवर्तन को समझाया। सब खूब मजा आया खूब समझाने में। अब हम देखते हैं वाष्प दाब, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ केमिस्ट्री 12 फॉर फर्स्ट चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है क्या, वाइपर प्रेशर है क्या? अगर वाइपर प्रेशर को समझ गए तो कसम से भैया राउल्ट का नियम आप चुटकियों में बता दोगे। वादा है मेरा, बताऊंगा। सबर तो करो, गम तो खाओ, कहीं मत जाओ, खान स्मार्ट क्लास में ही आओ। आपको सब मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वाष्प दाब है क्या? पहले वाष्प दाब से पहले एक बेसिक सी कहानी, छोटी सी जानकारी जान लो। मान लो बच्चों हम एक बर्तन लिए, भगोना कड़ाही कुछ भी लिए, जो भी लिए, उसको हम तेजी से ढक्कन से बंद कर दिए, नीचे लगा दिए आग लगा दिए। अब जो ये पानी गर्म होगी तो भाप बनेगी, है ना? ये जो भाप बन के ऊपर की ओर जा रही है, इसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। इसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, है ना? तो देखिए ये चार बातें पूरी तरह से समझना जरूरी है। आप आराम से फिर वाष्प दाब की हेडिंग को समझ जाओगे, है ना? तो कैसे होता है देखो, वाष्पीकरण पहले समझ जाए। वाष्पीकरण कह रहा है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ऊपर की ओर उड़ने लगता है ना, है ना? नींद में हो, उड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्लियर है? अब वाष्पीकरण की क्रिया हो गई। अब एक क्रिया ऐसी होती है जब पानी को गर्म करते हैं, उस पर ढक्कन होने की वजह से भाप बाहर नहीं निकल पाती। तब भाप ढक्कन से में टकराकर इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर ठंडी हो जाती है। कभी भी भाप को, जो ढक्कन है, ढक्कन को कपड़ा से पकड़कर आप उठाओगे तो देखना भाप थोड़ी ठंडी लगेगी। आज ही इसको ट्राई करना कि जो टेम्परेचर से हमारी, टेम्परेचर तो हाई थी, लेकिन लेकिन अब भाप कैसे ठंडी दिख रही है, तो उसको अंदाजना, ठीक है ना? कैसे कर पाओगे? देखना इसे। फिर जब भाप, अब ढक्कन फिलहाल तो टेम्परेचर की वजह से गर्म ही रहेगी, है ना? तो ध्यान देना, ढक्कन में इकट्ठा होकर ठंडी हो जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, जो ठंडी होकर पानी बनकर नीचे गिर जाती है। समझ गए? संघनन दो चीज, एक वाष्पीकरण, दूसरा संघनन। वाष्पीकरण क्या होता है? जब भाप बनकर ऊपर चली जाती है। संघनन क्या होता है? जब ढक्कन से टकराकर पानी बनकर नीचे हो गिर जाती है। ठीक है ना? इसे, इन दोनों को समझ गए? क्लियर है? फिर इसके बाद कह रहे हैं साम्य अवस्था। अगर इन दोनों को समझ गए हो तो साम्य अवस्था समझ जाओगे, और साम्य अवस्था समझ गए तो भैया ठीक है ना? तो इसके बाद वाष्प दाब को आराम से समझ जाओगे। क्लियर है? तो क्या है कि साम्य अवस्था क्या है कि कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि आप लोगों को और अच्छा बताऊं, लेकिन अब और इतना तोड़ू तो और क्या तोड़ू, और भी तोड़ सकता हूं। एक बात और बच्चे कह सकते हैं
कि सर ये जो पानी गर्म है यहाँ पर, लेकिन बच्चा मुझे सवाल नहीं किया। इसमें सवाल करो कोई, इसमें है सवाल करने लायक। अब मुझसे जो करेगा उसी को बताऊंगा, कमेंट करके बताना, है ना, है सवाल करने लायक। कभी कभी सोचता हूं, है ना। चलो, साम्य अवस्था क्या है? कभी कभी जितनी तेजी से पानी भाप बन रहा होता है, जितनी तेजी से भाप बन रहा होता है, उतनी तेजी से नीचे भी गिर रहा होता है ना भाई। अब आप खूब तेज कर दिए, अब भाप तर 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 भाप बन रही है ना। अब उसी तेजी से अब बन रही है, गिर रही है, बन रही है, गिर रही है, बन रही, गिर रही, बन रही, गिर रही, ऐसे हो रही है। इसी को कहते हैं क्या? साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। अब भैया यही तो बात है भाइयों बहनों, यही बात है। अब जो तेजी से गया और जितनी तेजी से आकर गिरा, उस पर कोई तो बल लगा, कोई तो दाब लगा होगा। जब प्लेट की सतह पर, यानी जो कढ़ाई भगोना होगा, उसकी सतह पर पानी जितनी तेजी से गिरेगी, जो दाब लगाएगी, है ना। मान लो अब इसको हम नीचे गिराएं तो ये जाकर जहां गिरेगी कोई तो दाब लगाएगी, है ना। तभी तो अगर मान लो खूब तेज पड़ के तो या तो ये टूट जाएगी, या तो जिस पे गिरेगी वो टूट जाएगी, है ना। समझ गए ना? तो दाब तो लगेगी ही ना। तो उसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब। क्योंकि वाष्प से बनकर आई है दाब, इसलिए बन गई वाष्प दाब। समझ गए? है ना। तीन चीजें खूब अच्छी तरीके दिमाग में रख लेना भैया। पहला वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? जो भाप ऊपर उठ जाती है उसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। फिर उसके बाद संघनन, जो जाकर ढक्कनवा से टकराती है, ढक्कन से टकराने के बाद पानी नीचे गिर जाती है, उसी को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। और फिर उसके बाद है साम्य अवस्था। ये साम्य अवस्था क्या है भैया? कि भैया जितनी तेजी से भाप बनेगी उतनी तेजी से नीचे गिरेगी, है ना। जितनी तेजी से भाप बनेगी उतनी तेजी से नीचे गिरेगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था, है ना। अब साम्य अवस्था की प्रक्रिया में जितनी तेजी से, चलो तो समझ गए ना संघनन की प्रक्रिया। इसी संघनन सॉरी इसी वाष्प दाब, संघनन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जब इससे वाष्प दाब तगड़ी से जब इस पर कोई दाब पड़ता है तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब। इतना समझ गए, है ना। अब यही डिफिनीशन हम लिखित भाषा में कैसे आप लिखोगे ये समझा दें। वाष्प दाब क्या होता है? एक निश्चित ताप पर, भाई जब ताप बताया ना इसमें संघनन में, जब ताप भाप बन जाता है नीचे गिरता है, भाई ताप ज्यादा हो गई, एक निश्चित ताप ही होगा ना। एक निश्चित ताप पर किसी द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। पूरी तरह से समझ गए, है ना। इसमें एक भी बात अलग नहीं है, जो समझाया हूं वही है। हाँ वही है ना भैया, पूरी तरह वही है ना। देखो बहुत मजेदार है ना भैया। से लाउड लिया सानू, वही है कि नहीं? बताओ, इतना समझ गए? और तेज? हाँ, तेज बोलने से एनर्जी आती है, फिर बोला करो। ठीक है बेटवा, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ाई ना हंसी का एक प्रतीक होता है। आपकी हंसी पढ़ाई को हंस के समझ के करना चाहिए, है ना। बोरियत क्या होगी यार, बोरियत में पढ़ाई मजा नहीं आती। चलो, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहला द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति क्या है? हर द्रव के अणुओं के बीच एक अंदरूनी खिंचाव बल काम करता है ना। खिंचाव बल कार्य करता है जिसे अंतराणुविक आकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल कमजोर है तो अणु आसानी से वाष्प दाब बन जाएगी। वाष्प दाब अधिक होगा तब,
यदि यह बल मजबूत है तो भाप कम बनेगी, है ना। इस प्रक्रिया को वाष्प दाब कम होगा तब, है ना। अर्थात इसको आप कह सकते हो वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब, वाष्प दाब प्रोपोर्शनल 1 अपान अंतरा आणविक बल, अंतरा अणुक बल। समझ गए, इंक इसकी खत्म हो गई है। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, है ना। नहीं दिख रहा है, थोड़ा समझ लो। वाष्प दाब, यहाँ दाब नहीं लिखा, वाष्प दाब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, है ना। समझ गए। और फिर इसके बाद कह रहा है तापमान। तापमान में क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वह तेजी से बंधन तोड़ भाप में बदल जाती है। इसलिए तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब हमेशा बढ़ता है, अर्थात जितना वाष्प दाब होगा वही टेम्परेचर होगी, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि वाष्प दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यू नो बेटर दैट कि अगर कभी भी पूछ ले कि वाष्प दाब क्या होता है, टेम्परेचर पे इसका असर क्या होता है, तो जो वाष्प दाब होगी वही टेम्परेचर होगी। जितना वाष्प दाब काम करेगा उतना ही टेम्परेचर काम करेगा, है ना। अर्थात वाष्प दाब अर्थात वाष्प दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तापमान। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति कैसे, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय जैसे चीनी या नमक मिलाया जाता है तो विलेय के कण सतह पर जगह घेर लेते हैं। इसे वाष्पीकरण की दर घट जाती है और वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अवनमन भी कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन आगे आएगी, लेकिन ध्यान देते रहना, ठीक है ना। कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलेय के कण सतह पर जगह घेर लेते हैं। इसे वाष्पशील की दर घट जाती है और वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्लियर है, समझ गए भैया, है ना। यही थोड़ा नोट डाल दो, एक बात लिख लो नोट। वाष्प दाब कभी भी बर्तन के आकार का, वाष्प दाब कभी भी द्रव की साइज पर निर्भर नहीं करता। समान ताप पर यह हमेशा समझ गए भैया। हाँ देखो यही चीज है ना कि वह एक ध्यान देना, कई बार कंफ्यूजन के लिए आ जाती है। वाष्प दाब कभी भी बर्तन के आकार का या द्रव की साइज पर निर्भर नहीं करता, है ना। समान ताप पर यह हमेशा समान रहता है, ठीक है ना। समझ गए इस बात को। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको बता दें। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो देखो किताबी भाषा में आपको मिल जाएगी। कुछ चीजें जो थोड़ा किताब से बाहर आ जाती हैं, समझने में दिक्कत होती है, उसको हम बता दें।
इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ देखो, और हाँ अगर मान लीजिए हमारे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो ना, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए इसे, और बताइए कि खान स्मार्ट क्लास के चैनल को देखिए, ये दमदार है आपके लिए। और जीरो लेवल से पढ़ाने वाली चैनल खान स्मार्ट क्लास चैनल है। यहाँ पर डायरेक्ट चाहे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा, चाहे जिस भी चीज की अगर ये जरूरत पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि जीरो लेवल से शुरुआत आपको यही मिलेगी। ठीक है ना, समझ गए इस बात को? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बोर्ड एग्जाम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। ये देखिए, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन ऐसे रिलेटेड आ जाते हैं। एक थोड़ा मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंफ्यूजन ना रह जाए दिमाग में। देखो, ये दोनों क्वेश्चन तो पहला दूसरा तो ये तो समझ गए, ये तो कर ही लोगे, है ना। देखो, वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं? वाष्प दाब का डिफिनीशन लिखना, ठीक है ना। फिर इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक जो जितना अभी लिखा था सभी लिख दोगे आप, जो लिखा था सेम वही उतार दोगे आप। तो ये तो पहला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरा भी, शुद्ध जल की तुलना में नीचे चीनी के जलीय विलयन का वाष्प दाब कम क्यों होता है, इसको भी आप कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे आप, तो ये देखो, समतापी परिस्थितियों में समान आकार के दो बर्तनों में से एक में 1 लीटर और दूसरे में 2 लीटर पानी भरा हुआ है, किसका वाष्प दाब अधिक होगा? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। समान समतापी परिस्थितियों में, समतापी छोड़ो, किताबी भाषा छोड़ो, समान ताप की स्थिति में दो बर्तन हैं, एक बर्तन में 1 लीटर, दूसरे बर्तन में 2 लीटर, तो किस पे वाष्प दाब अधिक होगा? हाँ हाँ हाँ, 1 लीटर, हाँ 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, समान रहेगा। क्योंकि अभी अभी पढ़े ना, वाष्प दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अभी तो पढ़े। यही तो कंफ्यूजन होती है, आप बच्चे यही तरह गलती करते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्शन को पूरी तरीके से समझा नहीं। अगर बेहतर पढ़ना है ना, तो समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, किताबी पागल बनना पड़ता है। दिन रात किताबों में ना लगे रहो, लेकिन बेहतर एक बार पढ़ के निकल जाओ, बस यही आपके लिए काफी है। पागल वाला रूप अपना लो अपना। अगर कुछ करना है ना, चीजों को अलग ना करो, जो करना है उसमें चीजों को अलग ना करो, अलग तरीके से चीजों को अपनाओ, अपने तरीके को अलग से बनाओ। ध्यान देना इस बात को। यही ये तो छोटी सी हेडिंग है, और कुछ क्वेश्चन है और बताऊंगा जो आपके दिमाग को, अब हाँ आप लोग सभी इन तीनों का क्वेश्चन आंसर लिख के हमें दिखाओगे। एक नोट करके बता दे रहा हूं, आगे काम आने वाली है, कि किसी द्रव के दो भिन्न तापों तापों T1 एवं T2 पर वाष्प दाबों P1 व P2 के संबंध को निम्नलिखित सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। log P1 अपान P2 इक्वल सम, एक इसको सम या डेल्टा एच वाष्पन कहते हैं, 2.030 R T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना, समझ गए। और एक चीज और है, द्रव को द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। और वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है ना। तो यह आप कह सकते हो, ये द्रव वाष्प में भी परिवर्तित हो सकता है, और
ये ध्यान देना इस बात को, कई बार कंफ्यूजन के लिए ऐसे आ जाते हैं। तो किताबी पूरी लैंग्वेज को पकड़ने से थोड़ा हट भी जाओगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगी समझने के लिए। तो यही ध्यान देना कि द्रव से वाष्प बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्प से द्रव बनने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। तो ध्यान देना इसी तरह से। अब अगली हेडिंग हमारी है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए राउल का नियम समझना होगा। अब द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब ये तब समझ में आएगी जब आप वाष्प दाब को समझे रहेंगे। तो वाष्प दाब को आप इसमें समझ गए हो, इसके बाद राउल के नियम को समझते हैं, फिर आदर्श और अनादर्श विलयन को समझते हैं, फिर इसके बाद एक चैप्टर जहां तक ये वाली है ये कंप्लीट करके फिर हम अगले इस पे और बहुत ही एक लाइन से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और न्यूमेरिकल टाइप के जितने रहेंगे ये कम से कम 20 प्रश्न तो यही कराऊंगा। समझ गए इस बात को। ठीक है, एक बार इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और हाँ कमेंट करके हमको इसके बारे में जरूर बताओगे कि ये आया कि नहीं आया, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताओगे। ठीक है ना, जय हिंद।